यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अब लगभग 300 दिन बचे हैं, यानी कि 10 महीने। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी या तो अभी शुरू नहीं करी है, शुरू करने का सोच रहे हैं, या फिर अगर पहले पढ़ना शुरू किया भी था तो मोमेंटम ब्रेक हो गया, बीच में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट ठीक नहीं आया तो अभी उससे मन नहीं कर रहा पढ़ने का। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं बात करूंगा कि अगले 300 दिन में, अगले 10 महीने में हमारी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारा यूपीएससी 2026 एक सफल अटेम्प्ट रहे। हम कई सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे और आपके मन में जो एक जनरल क्वेरीज चलती हैं तैयारी को लेके, उन सब के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि क्या हमारा डेली टाइम टेबल होना चाहिए, वीकली टारगेट्स कैसे सेट करने हैं, मंथली टारगेट्स क्या होने चाहिए, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, जीएस, पीवाईक्यूज, नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। हल्का सा लंबा रहेगा लेकिन वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा आपकी स्ट्रैटेजी रिलेटेड नीड्स के लिए। और इसमें कई सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो आपको तैयारी के टाइम चाहिए होते हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक जरूर करेंगे और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे मुझसे जुड़े रहने के लिए। अलग अलग फ्री और पेड इनिशिएटिव्स में टेलीग्राम पे लाता हूं तो उससे आप जुड़े रहेंगे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर, और उसमें सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर, हमारे जो साथ के दोस्त हैं, हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने तो पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, और अब क्योंकि सिर्फ 10 महीने 300 दिन रहते हैं, तो सर सबसे पहले ये बताइए आप हमें कि क्या 300 दिन जो हैं वो तैयारी के लिए काफी हैं? क्या 300 दिन में हम सिलेक्शन ले पाएंगे? इसको दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करता हूं तो वो आपका 24 मई 2026 को है, और जो मेंस एग्जामिनेशन यानी कि मुख्य परीक्षा है वो आपका 21 अगस्त को है। इसका मतलब है कि आपके पास 10 महीने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हैं, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए आपके पास अभी भी 1 साल से ज्यादा का समय है। विच मीन्स कि आप श्योरली अगर कंसिस्टेंसी से यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, एक माइंड मैप बना के, एक टाइम टेबल बना के, एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना शुरू करते हैं, तो सिलेक्शन तो हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हल्का सा आप लेट हो गए हो, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो हम अपने बैकलॉग्स को इजीली कवर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब हमने ये समझ लिया कि 300 दिन हमारे प्रीलिम्स के लिए काफी हैं या नहीं है, हमें जवाब भी मिल गया कि अगर हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो सवाल उठता है कि सर हमारे मंथली टारगेट्स किस तरीके से होने चाहिए। देखिए, अपने एक्सपीरियंस से, लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस, और उसमें मेरे को ये भली भांति पता है कि कब तक क्या सब्जेक्ट पूरा हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता तो एस्पिरेंट्स को दिक्कत होने लगती है। मैं आपके लिए मंथली टारगेट्स यहां पे सेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस महीने तक आपको क्या कवर करना है। सबसे पहले हमारी प्रिपरेशन के 4 मेजर पिलर होते हैं। एक होता है जीएस, एक होता है ऑप्शनल, एक होता है सीसैट, और एक होता है करंट अफेयर। राइट? 4 मेजर पिलर हैं, ये चारों हमें कवर करने हैं अपने सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूं तो आप देखिए, करंट अफेयर्स तो आपको मई के महीने तक करना ही है, क्योंकि आपका 24 मई को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, और करंट अफेयर्स यूपीएससी एंड मोमेंट तक पूछता ही है, तो आपको मई तक करंट अफेयर्स तो करने ही है। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारा जीएस, ऑप्शनल और सी सैट, इनके हमारे क्या टारगेट्स रहने चाहिए। देखिए, यहां पे ऑप्शनल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 500 नंबर आपके 500 मार्क्स ऑप्शनल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसलिए मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि ऑप्शनल सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए। उसका रीजन है कि जैसे जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च की तरफ जाओगे, आपके ऊपर प्रीलिम्स का प्रेशर बढ़ता रहेगा। उस टाइम पे बजट इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, करंट अफेयर्स की ईयरली कंपाइलेशंस भी आती हैं, टेस्ट सीरीज भी करनी होती है, इंडिया ईयर बुक भी करनी होती है। ये सब के प्रेशर के चलते हम जनवरी, फरवरी, मार्च में अपना ऑप्शनल नहीं कर सकते। ऐसे में सबसे पहले आपका फोकस ऑप्शनल के ऊपर होना चाहिए, और कोशिश करिए कि 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक आप अपने ऑप्शनल को खत्म करें। अगर मैं आज से बात करता हूं तो आज से 30 नवंबर तक लगभग लगभग 5 महीने का समय है, और किसी भी ऑप्शनल को कवर करने के लिए 5 महीने मोर देन सफिशिएंट है। प्लस माइनस 5-7 दिन ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, बीमार हो गए, वो एक अलग सिनारियो है, लेकिन अगर मैं एक ब्रॉड मंथली टारगेट की बात करता हूं तो 30 नवंबर तक कोशिश करिए कि आप अपना ऑप्शनल खत्म करेंगे। इसके बाद 31 दिसंबर की एक डेडलाइन लेके चलिए कि मुझे सीसैट अपना खत्म करना है। आपको पता है कि 2023 के बाद से यूपीएससी सीसैट का लेवल इंक्रीज करता आ रहा है,
और ऐसे में अगर आप जनवरी फरवरी मार्च के लिए अपना सीसैट छोड़ोगे तो आपको एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगी। बहुत से कोचिंग्स ऐसा करते हैं कि सीसैट की क्लासेस लास्ट में लगाई जाती हैं एग्जाम से जस्ट पहले, फरवरी मार्च में, बट आपको वो नहीं करना। उसका सिंपल रीजन है कि अगर आप फरवरी मार्च में सीसैट शुरू करोगे तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम होते रहेंगे, क्योंकि सीसैट अब ऐसा हो गया है जहां पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है। एंड फाइनली आप लगभग लगभग सेकेंड वीक ऑफ फेब तक, मान के चलिए 10th ऑफ फेब तक, आप अपना जीएस का सिलेबस खत्म करने का टारगेट बनाएंगे। 10th ऑफ फेब तक इजीली आपके जीएस के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाने चाहिए, जैसे कि एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और बाकी दूसरे सारे सब्जेक्ट्स। लगभग लगभग सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक का आप टारगेट अगर लेके चलते हो तो आज से आपके पास अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 महीने हैं पूरी जीएस कवर करने के लिए, विच इज अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम। ये 3 टारगेट्स अगर आप बना के चलते हो, 30 नवंबर, 31 दिसंबर और 10 फरवरी, तो आपके मंथली टारगेट सेट करने में आपको काफी आसानी रहेगी। देखिए, बिना टारगेट सेट करे अगर आप पढ़ोगे कि हाँ आज से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, 24 मई को मेरा प्रीलिम्स है, तब की तब देखेंगे, तो उससे आप अपनी तैयारी को ट्रैक नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब है कि आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं समझ आएगा कि आप धीरे पढ़ रहे हो, तेज पढ़ रहे हो, किस स्पीड से पढ़ रहे हो। और ऐसे में स्टूडेंट के पास, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी काफी एक लोनली तैयारी होती है, तो स्टूडेंट के पास कोई फीडबैक मैकेनिज्म भी नहीं होता कि मैं सही पढ़ रहा हूं, गलत पढ़ रहा हूं, सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसकी बात सुनने वाला कोई होता नहीं है। ऐसे में मैं आपको ये 3 टारगेट्स जो बता रहा हूं, इनको आप सैक्रोसैंक्ट तरीके से फॉलो करिए। मंथली टारगेट्स के बाद क्वेश्चन उठता है कि ये जो मंथली टारगेट्स हैं, इनके बेसिस पे हमें वीकली टारगेट कैसे सेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मानिए कि आपने कहा कि मुझे लेटर से 30th ऑफ सितंबर तक पॉलिटी खत्म करनी है। सपोज आपने ऐसा एक अपने मन में टारगेट बनाया कि 30 सितंबर तक मैं पॉलिटी खत्म कर दूंगा। तो सवाल उठता है कि हम ये वीकली टारगेट जो है पॉलिटी के कैसे सेट कर सकते हैं। कि सपोज करिए वीक 1 मुझे फंडामेंटल राइट तक सब खत्म करना है, वीक 2 मुझे प्रेसिडेंट तक सब खत्म करना है, वीक 3 लेटर से मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक सब खत्म करना है, वीक 4 मुझे लेजिस्लेचर तक सब खत्म करना है, वीक 5 मुझे इलेक्शंस तक सब खत्म करना है, वीक 6 लेटर से कि मेरे को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सारी खत्म करनी है, वीक 7 कि जो बचे हुए मिसलेनियस एरियाज हैं मुझे वो कवर करने हैं। ये एक हाइपोथेटिकल टाइमलाइन है, ये कोई सैक्रोसैंक्ट टाइमलाइन नहीं है, ये मैंने आपके एक रेफरेंस के लिए बनाई है कि इस तरह से आप अपने ब्रॉड मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में ब्रेक कर सकते हो। अगर आप अपने वीकली टारगेट्स इस तरीके से नहीं बनाओगे तो आपको अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करने में काफी दिक्कत आएगी। हाँ, आप चाहें तो यहां पे आप ग्रॉक की या चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हो, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आप यहां पे मदद ले सकते हो कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आज से शुरू कर रहा हूं और मेरे ये ऐसे टारगेट्स हैं कि 30 नवंबर तक ऑप्शनल खत्म करना है, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी है, 31 दिसंबर तक सीसैट खत्म करना है और मेरे को सेकंड वीक ऑफ फेब तक जीएस खत्म करना है। तो आप मेरे को पूरा टाइम टेबल जो है बना के दो और उसकी एक्सेल शीट बना के दो, वो आपको फ्री में बना के देगा। तो आप यहाँ पे अपने मंथली और वीकली टारगेट्स के लिए ग्रॉक या फिर चैट जीपीटी, किसी भी एआई टूल का, परप्लेक्सिटी यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, किसी भी एआई टूल का आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ मिल जाएगा। तो हमने ये देखा कि एक तो मंथली टारगेट्स हो गए कि हमें अपनी मंथली टाइमलाइंस पता होनी चाहिए कि किस महीने हमारे को क्या खत्म करना है। फर्दर हमें उसे वीकली टारगेट्स में ब्रेक करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप लगभग लगभग 70 से 80 दिन अभी पीछे चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अप्रैल मई में तैयारी शुरू कर दी थी, तो लगभग आपके पास अभी 70 से 80 दिनों का मार्जिन कम है। ऐसे में आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी और यह इंश्योर करना होगा कि जो भी मंथली और वीकली टारगेट आप सेट कर रहे हो, कोई भी टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कई बार कि सर घर पे कोई गेस्ट आ गए थे, कोई बीमार हो गया था, शादी में जाना था, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बन गया, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे और यही आपके डिसिप्लिन का टेस्ट है। क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी पीछे हो, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, नॉइजेस, ये जो आपको भटकाने वाली चीजें हैं, इनसे आपको दूर रहना होगा, तभी आप ये अपने 70-80 दिन जो आप पीछे चल रहे हो अभी, उसको कॉम्पनसेट कर पाओगे। क्योंकि आप समझो
कि जिन लोगों ने आपसे पहले शुरू करा था हो सकता है कि वो उतने कंसिस्टेंट ना रहें। मैं चाहता हूं कि आप कंसिस्टेंट रहो और इन टारगेट्स को आप सैक्रोसैंक्ट तरीके से फॉलो करो कि हाँ, ये टारगेट जो मैंने सेट करे हैं मुझे इन्हें हर हाल में पूरा करना ही है। इस तरह से आप जब मंथली टारगेट और वीकली टारगेट सेट कर लोगे तो फिर आप डेली टारगेट सेट करोगे। कैसे? आपने बोला कि इस हफ्ते मेरे को फंडामेंटल राइट्स तक सब कुछ खत्म करना है। अब फंडामेंटल राइट्स तक अगर आपको सब कुछ खत्म करना है तो यानी कि मंडे को आपको पढ़ना होगा प्रियम्बल, ट्यूसडे को यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वेंसडे को सिटीजनशिप, थर्सडे को फंडामेंटल राइट्स 14 से 18, फिर 19 से 22, फिर 23 से 29। इस तरह से आप अपने डेली टारगेट सेट करोगे कि आपने ये सोचा कि इस हफ्ते अगर मैं फंडामेंटल राइट्स तक सब कुछ पूरा करूंगा तो मेरे को मंडे को प्रियम्बल करना है, ट्यूसडे को यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करना है, वेंसडे को सिटीजनशिप करना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरे को फंडामेंटल राइट्स कवर करना है, और संडे को अगर कोई बैकलॉग रह गया तो मेरे को वो कवर करना है, प्लस मेरे को रिवीजन करनी है। अगर आपको पता है कि आपके मंथली वीकली टारगेट्स क्या हैं तो आप अपने पूरे हफ्ते को इस तरह से ब्रेक कर सकते हो और ऐसे आप डेली टारगेट सेट करोगे। अब संडे टू संडे आपकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए कि हर संडे शाम को बैठो, 6-7 बजे के अराउंड बैठो और मॉनिटर करो, रिव्यू करो कि मंडे से लेके संडे तक आपने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से टारगेट आपके मीट हुए, कौन से टारगेट आपके मीट नहीं हुए, अगर मीट नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, पढ़ाई नहीं करी, टॉपिक लंबा था, आपकी गलती थी नहीं थी, और फिर यह प्लान बनाओ कि आने वाले हफ्ते में इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। आपको किसी भी मेंटर की, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये खुद से कर लोगे। इन एनी केस अगर आप कोई भी मेंटरशिप, पीयर ग्रुप और ये स्टडी बडी वगैरह ढूंढते हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जितनी डिटेल में आपको ये प्लानिंग करनी है वो आपके लिए कोई और नहीं करेगा, वो आपको ही करनी पड़ेगी। राइट? इसका मतलब है कि आपने मंथली टारगेट सेट कर लिए, मंथली टारगेट के बेसिस पे हमने वीकली टारगेट सेट कर लिए। अब जब हमें पता है कि वीकली टारगेट्स क्या हैं तो हम आ गए डेली टारगेट पे, यानी कि हम बैकवर्ड चल रहे हैं कि हमें पता है 24 मई तक हमारे को 2 बार रिवीजन पूरी करनी है, मॉक टेस्ट खत्म करने हैं, पीवाईक्यू खत्म करने हैं, इसलिए हमें समय रहते फरवरी तक अपना सिलेबस पूरा करना है। अगर फरवरी तक सिलेबस पूरा करना है तो उसके लिए मेरे को इस महीने में पॉलिटी खत्म करनी है, इस महीने में ज्योग्राफी खत्म करनी है, इस महीने में हिस्ट्री खत्म करनी है। एक बार मेरे को समझ आ गया कि इस महीने पॉलिटी खत्म करनी है तो मैंने उसके वीकली और डेली टारगेट्स बनाने शुरू कर दिए और उन्हें फॉलो करूंगा, और हर संडे मैं उन्हें मॉनिटर करूंगा कि क्या सही था और क्या गलत था। ऐसे में आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए एक बारी उस पर भी नजर डालते हैं। यूजुअली आप अपने डेली टारगेट को, पूरे दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप ये समझिए कि हमें एक बैलेंस्ड टाइम टेबल बना के चलना है जहां पे हर सब्जेक्ट, हर एरिया की जगह हो। यूजुअली मैं 4 स्लॉट्स में एक डेली टाइम टेबल को डिवाइड करता हूं, जिसमें स्लॉट नंबर 1 आ गया, या तो आप उसमें ऑप्शनल करोगे या फिर कोई एक जीएस का सब्जेक्ट करोगे, और ये स्लॉट आपका 2.5 आवर्स का होना चाहिए। कुछ एस्पिरेंट्स करते हैं कि एक सब्जेक्ट को दे देंगे 6 घंटे और बाकी सबको देंगे आधा आधा घंटा, उससे आपकी रियल प्रोग्रेस नहीं होगी। आपको एक बैलेंस बना के चलना है चीजों में। तो जब आप सबसे पहले वाले स्लॉट पे कवर कर रहे हो, 2.5 घंटा उसे दीजिए और उसमें या तो ऑप्शनल या जीएस का एक सब्जेक्ट कवर कीजिए। फिर छोटा सा ब्रेक लीजिए बीच में। जब आप सेकंड स्लॉट पे आ जाओगे तो यहां पे आप या तो ऑप्शनल कवर करोगे या फिर कोई दूसरा जीएस का सब्जेक्ट कवर करोगे 2.5 घंटे के लिए। यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एट अ टाइम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स चलाने हैं। एट अ टाइम आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक ऑप्शनल और एक जीएस का कोई सब्जेक्ट। अगर ऑप्शनल पूरा हो चुका है तो दोनों सब्जेक्ट जीएस के चला लो, कि एक हिस्ट्री एक ज्योग्राफी, एक इकोनॉमी एक पॉलिटी, वट जो भी आपको करना है। लेकिन एट अ टाइम सिर्फ 2 सब्जेक्ट चलाइए। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा अगर आप चलाओगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको रियल प्रोग्रेस उसमें दिखेगी नहीं। तो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको यहां पे करने की जरूरत नहीं है। 2 सब्जेक्ट्स आर मोर देन सफिशिएंट। तीसरे स्लॉट पे आते हैं जो कि हमारा करंट अफेयर्स का स्लॉट है। करंट अफेयर्स को लगभग आपको 2 घंटे ऑन अ डेली बेसिस देने ही होंगे। यहां पे आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों पढ़ने होंगे। कैसे, मैं अभी अगला पिलर करंट अफेयर्स का ही डिस्कस करूंगा, लेकिन ये 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स के लिए रखने होंगे। तो हमारे 2, ढाई और ढाई 7 घंटे हो गए। बचा हमारा 1.5 घंटा। ये जो हमारा लास्ट स्लॉट है दिन का,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट होता है, क्योंकि यहां पे आप 1.5 घंटा दे रहे हो, जिसमें से आप लगभग 50 मिनट सीसैट को दोगे और लगभग 40 मिनट रिवीजन को दोगे। डेली रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा, जो आप सीख रहे हो उसको ब्रश अप करना जरूरी है। लास्ट में एस्पिरेंट जब फेब्रवरी में रिवीजन शुरू करता है तो उसको आधी बातें याद ही नहीं होती, वो कहता है सर पढ़ा तो था लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम ब्लैंक हूं, कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है। उस चीज से बचने के लिए रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करो मुझे नहीं पता, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आप कितनी भी मेहनत कर लो, लास्ट में आपको दिखेगा कि कोई पढ़ाई नहीं हुई है। ऑल्सो सी सैट करना काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि पेपर का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और ऐसे में डेली सी सैट प्रैक्टिस करना आपके लिए काफी जरूरी है। तो हमने डेली टारगेट्स और डेली टाइम टेबल की बात करी, जहां पे हमने देखा कि कितने घंटे का हमारा टाइम टेबल बनेगा और हमें एक साथ कितने सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं। नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटी। जब भी आप अपने डेली टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि 12 घंटे रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 15 घंटे रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो, उससे आपका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, प्रेशर बढ़ेगा। एक बैलेंस टाइम टेबल लेके चलो, 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम पास आएगा तो हम अपनी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए 8 से 9 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। ऑल्सो जब भी आप पढ़ रहे हो तो हमेशा एक कोशिश रखो कि बुक्स और रिसोर्सेस हमेशा मिनिमल होने चाहिए। ऐसा मत करना कि हिस्ट्री की 10 बुक खरीद ली, कि मैं बिपिन चंद्रा से भी पढ़ूंगा, बीएल ग्रोवर से भी पढ़ूंगा, शेखर बंदोपाध्याय से भी पढ़ूंगा, आर एस शर्मा से भी पढ़ूंगा, सतीश चंद्रा से भी पढ़ूंगा, तमिलनाडु एनसीईआरटी भी करूंगा, अपनी नॉर्मल एनसीईआरटी भी करूंगा, मैं ओरियन ब्लैक स्वान की बुक भी पढ़ूंगा, मैं पियर्सन की किताब भी पढ़ूंगा, मैं उमा कपिल और ये अपना पूनम दहिया वगैरह ये सब पढ़ूंगा। देखिए इतनी किताबें इकट्ठी कर लोगे उसका कोई सेंस बनेगा नहीं। क्यों? इतने सारे रिसोर्सेज से सिलेबस पूरा नहीं होने वाला। लिमिटेड सोर्सेस अगर आप कर रहे हो और उनकी बार बार रिवीजन कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे। बट एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड रिसोर्सेज काफी है कि आपने एक सब्जेक्ट की एक किताब उठा ली, उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज करिए। आपको 10 जगह हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। इतने सारे रिसोर्सेस आप नहीं कर पाओगे। टाइम लिमिटेड आप देखो, एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटा है। उस 2.5 घंटे में आप एक किताब भी अच्छे से पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। 10 किताबों के पीछे भागोगे, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। और वैसे भी आप 70-80 दिन पीछे चल रहे हो अभी, आपको उन्हें भी कवर करना है। तो हर एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि सर पॉलिटी में मैं सुभाष कश्यप भी पढ़ूंगा, मैं डीडी बसु भी पढ़ूंगा, मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। जरूरत ही नहीं है। अगर लेटर से हाइपोथेटिकली पॉलिटी की अगर मैं बात करता हूं, लक्ष्मीकांत न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत इसलिए क्योंकि वो बेस बनाता है, लेकिन मेंस के लिए पूरा नहीं है। करंट अफेयर्स इसलिए कि मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर से आता है। कहने का मतलब है कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और उन्हीं को बार बार पढ़ो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, आपको दिखेगा कि आपकी प्रोग्रेस ज्यादा हो रही है। और वैसे भी टाइम आपके पास काफी लिमिटेड है, तो कभी भी मल्टीपल सोर्सेस को आप चेज मत करो, उसमें आपको काफी प्रॉब्लम रहेगी। अब बात आती है पीवाईक्यूज की। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा वो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले एक बार उसके पीवाईक्यू समझो। आप कहोगे सर आप अजीब बात कर रहे हो कि हमें तो सब्जेक्ट आता ही नहीं, अभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो उसके पीवाईक्यूज हम कैसे कवर कर सकते हैं? हमें पीवाईक्यूज आते ही नहीं, सॉल्व नहीं करने। अप्रोच समझो। सिंपल अप्रोच ये है कि अगर आप लेटर से पॉलिटी शुरू कर रहे हो, आपने उसके पीवाईक्यूज एक बार देख लिए प्री और मेंस के। सब्जेक्ट शुरू करने से पहले जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको यह समझ आएगा कि यूपीएससी पॉलिटी में से किस टाइप के सवाल पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप अपना दिमाग उसी डायरेक्शन में चला के पढ़ाई करोगे। कहने का मतलब है कि सपोज आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, आर्टिकल 21 पढ़ रहे हो, राइट टू प्राइवेसी पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने से पहले एक बार राइट टू प्राइवेसी यूपीएससी ने कैसे पूछा हुआ है वो क्वेश्चन देख लो।
कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड इज प्रोटेक्टेड अंडर 21 of the constitution. In this reference, discuss the law related to the DNA testing of child in the womb to establish the paternity. इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो आपका पॉलिटी बेस्ड है, दूसरा जो आपका करंट अफेयर बेस्ड है। ऊपर वाला पार्ट जो है वो आर्टिकल 21 का है, जो सीधा सीधा लक्ष्मीकांत से निकाला जा सकता है, लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपका न्यूज़पेपर से निकलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पैटर्निटी के ऊपर काफी सारी जजमेंट्स पास करी थी लास्ट ईयर, और उसी में से ये क्वेश्चन आपका निकलता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लिया, फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लिया, तो आपको पता होगा कि मेरे को कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स, कौन कौन से फॉर्डर पॉइंट्स, कौन कौन से वन पेजर नोट्स के टॉपिक्स मेरे को तैयार करने हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछेगा, यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप अपनी नोट मेकिंग नहीं कर पाओगे। इफेक्टिव नोट मेकिंग के लिए और हर टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसके पीवाईक्यू देखना जरूरी है। तो अब हमारा सीक्वेंस क्या बना, आप आज पढ़ने बैठे, सपोज करिए आपने कहा मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं और उसमें मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ूंगा। सबसे पहले जो चैप्टर आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ रहे हो उसके पीवाईक्यू देख लो, प्री और मेंस दोनों के, कि यूपीएससी कहां से क्या सवाल पूछता है, किस तरीके से पूछता है। और उसके बाद जब आपको पीवाईक्यू समझ आ गए, आपने देख लिया कि हाँ क्लाउड के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेनफॉल के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, विंडवर्ड साइड लीवर्ड साइड के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्लाउड फॉर्मेशन, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स, हीट आइलैंड इफेक्ट, और इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेरे को समझ आ गया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे ज्योग्राफी की, आपको पता होगा कि यूपीएससी किस डायमेंशन से सवाल पूछ सकता है। ये अप्रोच अगर आप रखोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और फिर जब एक बार चैप्टर खत्म हो गया तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, फिर उनके आंसर लिखो, फिर उनके सॉल्यूशन निकालो। तो 3 स्टेप का प्रोसेस हो गया। शुरू करने से पहले पीवाईक्यू पर नजर मार ली, चैप्टर कवर करा और फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। अगर आप चाहें कि आप मेंस कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हो तो साथ में आप एसए की पीवाईक्यूज भी देख सकते हो, कि फॉर एग्जांपल नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम द पावर, कि वो किस टाइप का आदमी है उसको पावर दो। तो यहां से आपको समझ आएगा कि जब भी आईआर रिलेटेड कोई न्यूज आती है, उसमें कोई अथॉरिटेरियन लीडर वगैरह की बात हो रही है, अगर आपने एसए का क्वेश्चन देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में किस तरीके से अथॉरिटेटिव लोगों को पता करना है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में इस तरीके से आपको पता होगा कि कैसे कैरेक्टर और पर्सनालिटी को जोड़ना है। तो पीवाईक्यूज, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले पीवाईक्यूज देखना काफी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस एसए तीनों के। अब आते हैं नोट मेकिंग पे। अगर आपने पीवाईक्यूज देख लिए तो आपके लिए नोट मेकिंग काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। उसका कारण है, सिंपल रीजन है कि आपको पता है कि यूपीएससी किस किस तरीके से सवाल पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर पैरेलल क्वेश्चन तो बन सकता है ना। पैरेलल क्वेश्चन कैसे, आप दिमाग दौड़ाओ, यही काम है यूपीएससी एस्पिरेंट का, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा। क्या कि ये सेम क्वेश्चन आर्टिकल 19 के लिए भी बन सकता है, कि राइट टू प्रेस इज कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल छपते हैं उसका क्या स्टेटस है हमारे फंडामेंटल राइट्स के स्कीम में, उसको एनालाइज करो। या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19, ऐसे में जो मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं उनका क्या स्टेटस है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, डिस्कस करो। पैरेलल क्वेश्चन हो गया, कि आधा क्वेश्चन हो गया हमारा स्टैटिक पॉलिटी का और आधा क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स की पॉलिटी का। सेम तरीके से आपका पार्लियामेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, कि हमारा पार्लियामेंट जो है बाई कैमरल है, उसकी यूटिलिटी डिस्कस करो, और उसके बाद आएगा कि उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज। इस तरीके से आधा स्टैटिक और आधा करंट का क्वेश्चन कहीं पे भी बन सकता है। आपको एक बार नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो आप किसी भी टॉपिक का पैरेलल क्वेश्चन खुद बना लोगे। अगर खुद नहीं बना पा रहे तो ये क्वेश्चन कॉपी करो और इसे एआई में डाल दो, ग्रॉक में, चैट जीपीटी में, और कहो कि भैया ये क्वेश्चन जो है आर्टिकल 21 का है, मैं अभी आर्टिकल 19 पढ़ रहा हूं, तो एक काम करो इसके पैरेलल आर्टिकल 19 के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे को बताओ, और साथ में कमांड दे दो कि करंट अफेयर से लिंक कर देना। वो आपको 10 क्वेश्चन खुद बना के दे देगा। इस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी है, जो आपको कोई मेंटर, कोई आपको ये जो आजकल गाइडेंस वगैरह चलती है नहीं बता पाएगा। रीजन बीइंग कि इतना समय ही नहीं है किसी के पास, ये मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी,
कोई आपको ये परोस के नहीं देगा थाली में। तो जब आपको समझ आ गया कि पैरेलल क्वेश्चन क्या बन सकता है, यूपीएससी क्या क्या सवाल पूछ सकता है, ऑटोमेटिकली नोट मेकिंग आपकी आसान हो गई। कि अगर आपने पैरेलल क्वेश्चन बना लिया मूवीज के ऊपर, आर्टिकल 19 के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, तो जब आप आर्टिकल 19 पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं डायमेंशंस को अपने वन पेजर नोट्स के अंदर लिखोगे, उन्हीं उन्हीं को आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। आपको देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी है कि अब से जो है, लेट अस से, कि लेबर राइट्स के ऊपर हम ये जजमेंट पास कर रहे हैं, राइट टू हाउसिंग के ऊपर ये जजमेंट पास कर रहे हैं। क्वेश्चन लिंक करो पीवाईक्यू से कि सपोज करिए यूपी सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हाउस, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर के ऊपर कोई जजमेंट पास करी है, तो पीवाईक्यूज में देखो कि कहां पे पैरेलल क्वेश्चन बन सकता है। अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाओ कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, ये रेस के शॉर्ट नोट्स, मेरा टॉपिक खत्म हो गया। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत, पूरी की पूरी एनसीईआरटी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं। नोट्स का मतलब होता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने हो, हमें याद आ जाए, हमें समझ आ जाए, और हम क्वालिटी आंसर मेंस एग्जामिनेशन में लिख पाए। ये ऑब्जेक्टिव होता है आपके नोट्स का। नोट्स जितने शॉर्ट बनाओगे उतना बेहतर है। कोई आपको अपनी बल्कि बुक नहीं तैयार करनी, आपको कोई अपनी खुद की बुक पब्लिकेशन नहीं करनी, तो ऐसे में शॉर्ट नोट्स बनाइए, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कवर हो जाए, उसी तरीके से आप नोट्स बनाइए। नोट मेकिंग के ऊपर अलग से मैंने पूरा एक लेक्चर बना रखा है यूट्यूब पे, मेरे वीडियोस वाले सेक्शन में जाके आप वो नोट मेकिंग का लेक्चर पूरा देख सकते हैं। तो हमने देखा कि जब हम तैयारी करने बैठे, किताब लेके बैठे, हमने सबसे पहले पीवाईक्यूज देखे, चैप्टर पढ़ा, साथ के साथ नोट्स बनाए, और लास्ट में पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। नोट मेकिंग हमने शॉर्ट में करी, और ये देखते हुए करी कि अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो पैरेलली वो इस टॉपिक से और क्या सवाल पूछ सकता है, उसको दिमाग में रखते हुए, एआई की मदद लेते हुए हम अपनी शॉर्ट में यहाँ पे नोट मेकिंग करेंगे। फिर आते हैं करंट अफेयर्स पे कि अपना न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है वो हमें किस तरीके से करना है। देखिए, न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है, लगभग मैं मानता हूं कि 15 मंथ्स का अगर आप कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है। 15 महीने का न्यूज़पेपर और मैगजीन आपको करना जरूरी है। अब आप कहोगे कि सर हम तो ऑलरेडी लेट हैं, हमारे पास तो 10 महीने ही बचे हैं अभी एग्जाम में, तो पीछे के जो 5 महीने हैं उसका क्या होगा? जो पीछे के 5 महीने हैं उसके लिए आप कंपाइलेशन जो होती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वो रेफर कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करिए कि अब से आप न्यूज़पेपर को एटलीस्ट 30 से 45 मिनट जरूर दे रहे हो। उसका बेनिफिट ये है कि न्यूज़पेपर में जो लैंग्वेज, बुलेट पॉइंट्स, फॉर्डर पॉइंट्स यूज होते हैं वो हर एक पॉइंट को मैगजीन में डालना पॉसिबल नहीं होता। प्लस आंसर राइटिंग का एक तरीका क्या होता है, किस तरीके से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, किस तरह से कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है, पैराग्राफ्स कैसे कनेक्ट होते हैं, लैंग्वेज, ओवरऑल टोन ऑफ आर्टिकल, ये सारी आंसर राइटिंग की जो चीजें हैं, एस्से राइटिंग की जो चीजें हैं, वो आपको अखबार पढ़ के ही समझ आएंगी। तो हमने अपने डेली टाइम टेबल में जो 2 घंटे यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए रखे हैं, इसमें से आप 30 से 45 मिनट्स एटलीस्ट न्यूज़पेपर को जरूर दीजिए, और बचे हुए टाइम में आप अपनी मैगजीन कवर कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर मेरे अंदाजे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं, प्लस आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपके सीसैट कॉम्प्रिहेंशन, आपकी मेंस आंसर राइटिंग, आपके मेंस के एस्से काफी स्ट्रांग होंगे। तो अखबार पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू में से कोई भी पढ़ सकते हैं। पर्सनली मैं, क्योंकि खुद इंडियन एक्सप्रेस का कॉलमनिस्ट हूं और मैं उनके लिए रेगुलरली लिखता हूं, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करता हूं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स। बट हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी आप एक आर्टिकल रेफर कर सकते हैं। बट 15 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। जो पीछे के 5 महीने का आपका बैकलॉग है वो आप मंथली कंपाइलेशन से कर सकते हैं, पुराने अखबार निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल से अखबार पढ़ना जरूर शुरू कीजिए, 30 से 45 मिनट्स, एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट। अब आते हैं सी सैट पे। सी सैट आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा लेवल इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने 2025 का ही एक क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन है कि लेट बोथ p एंड k बी प्राइम नंबर सच दैट p स्क्वायर प्लस k इज आल्सो अ प्राइम नंबर लेस देन 30, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k आर देयर। सीसैट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन का लेवल तो इंक्रीज हो गया, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी इंक्रीज कर दी, लेकिन मार्केट में सीसैट को लेके कोई एक क्रेडिबल किताब या रिसोर्स नहीं है। उसका रीजन है कि जिस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है उनको ब्रांड न्यू तरीके से बनाना, हजारों क्वेश्चंस वैसे बनाना और एक बुक क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। किसी के पास इतना समय नहीं है, और कंटेंट राइटर्स जो होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बना सकते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही अलग लीग के क्वेश्चंस हैं। ऐसे में
सीसैट की प्रैक्टिस आपको करना ज्यादा जरूरी है, एंड नॉट फ्रॉम द मार्केटिंग परस्पेक्टिव, बट मेरा सीसैट का जो बैच है, फाउंडेशन बैच, वो वन स्टॉप सोल्यूशन है सीसैट के लिए, क्योंकि उसमें इन टाइप के मुश्किल क्वेश्चंस काफी ज्यादा कवर्ड हैं जो मैंने खुद बनाए हैं धीरे धीरे, और उसमें सोल्यूशन, बेसिक्स, एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर्ड है। बट सीसैट आप कुछ भी करिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी 12-12 घंटे की सीसैट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। द सोल पॉइंट इज कि सीसैट को निग्लेक्ट नहीं करना, इसको जनवरी फरवरी के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस उसके लिए करनी पड़ेगी। एग्जाम हॉल में 2 घंटे में 80 क्वेश्चन करना एक चैलेंजिंग टास्क हो चुका है। हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। यूपीएससी हर साल सीसैट का लेवल एक नॉच से इंक्रीज कर रहा है। तो सीसैट को जो हमने डेली टाइम टेबल में स्लॉट बनाया था लास्ट का 40-50 मिनट्स का, यहां पे सीसैट को डेली प्रैक्टिस करना शुरू करिए और उसे निग्लेक्ट मत कीजिए। सवाल उठता है आंसर राइटिंग का, कि हमें आंसर राइटिंग कब करनी है, कैसे करनी है। तो आंसर राइटिंग कभी भी डे वन से नहीं हो सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, दैट पहले ही दिन से आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे मेंटर्स हैं, बहुत से ऐसे कोचिंग्स हैं, क्योंकि उनके आंसर राइटिंग के कोर्सेज आते हैं, तो वो हमेशा प्रिस्क्राइब करेंगे कि आंसर राइटिंग डे वन से होनी चाहिए। आंसर राइटिंग आपकी मेंस की गेम चेंजर चीज होती है, मेंस में स्कोर लाओगे तो ही रैंक आएगी। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, जब तक नॉलेज ही नहीं होगी तो लिखोगे क्या, जब तक पढ़ाई नहीं होगा तो उसे रिप्रोड्यूस कैसे करोगे, जब तक एनालिसिस दिमाग में समझ ही नहीं आएगा तो लिख के करोगे क्या। तो ऐसे में सबसे पहले अपने आप से एक लॉजिकल सवाल पूछिए कि क्या मैं आज आंसर लिखने के लिए रेडी हूं। जब तक आप एक सब्जेक्ट को 50 से 60% कवर नहीं कर लोगे, आप आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि यूपीएससी काफी इंटरकनेक्टेड सवाल पूछता है। इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप डे वन पे पॉलिटी शुरू कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख सकते। हाँ, आपको मोटिवेशन का चूरन चटा दिया जाएगा कि देखो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स और आंसर दूंगा, ये लो ये आंसर देखो, कितना अच्छा आंसर मैंने लिखा है। अरे लेकिन वो टीचर मेंटर ने लिखा है, वो आपने नहीं लिखा। एग्जाम में आपने लिखना है, क्योंकि वो आपका एग्जामिनेशन है, किसी और का एग्जामिनेशन नहीं है। ऐसे में जब तक आप ये पढ़ के समझ ना लो कि प्राइवेसी क्या होती है, डीएनए टेस्टिंग क्या है, करंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास करी थी, तब तक आप इस आंसर को लिख ही नहीं सकते, टच ही नहीं कर सकते। ऐसे में हमेशा पहले फोकस करिए कि सिलेबस को थोड़ा सा पूरा करें, एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा पूरा करें, और उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। डे वन से आंसर राइटिंग का अगर आपको ये मोटिवेशन दिया जा रहा है तो वो फॉल्स है। डे वन से आंसर राइटिंग कोई नहीं कर सकता। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि आपने जब सब्जेक्ट शुरू करा, आप पीवाईक्यू देख लिए, चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो साथ के साथ, जो हमने देखा कि शॉर्ट में नोट मेकिंग हमारे को करनी जरूरी है, थीमेटिक नोट्स बनाने जरूरी हैं। मैंने आपको एआई का एग्जांपल भी दिया कि कैसे पैरेलल क्वेश्चंस को सोच के हम अपने टॉपिक वाइज नोट्स बना सकते हैं। जब आपका ये सब काम हो जाए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग के लिए तैयार होगे कि हाँ, अब मेरे पास कंटेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, मैं इंटरलिंकेजेस कर सकता हूं, अब मैं आंसर राइटिंग शुरू करूंगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि सर फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, या कोचिंग करें ना करें, क्या करना चाहिए, मेंटरशिप करें ना करें। यहां पे मल्टीपल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, आजकल कोचिंग के इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि आप अपनी नीड बेसिस पे, अपनी जरूरत के हिसाब से आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग नहीं लेनी, तो 2 लाख रुपए उसके लिए देने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली सिर्फ वो मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप वीक हो। मतलब कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है कि मेरा XYZ सब्जेक्ट वीक है, सिर्फ उसका मॉड्यूल ज्वाइन करिए, बाकी सब्जेक्ट अपने आप करिए। आपको लग रहा है कि सिर्फ मेरी आंसर राइटिंग वीक है, तो सिर्फ आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करो, बाकी कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कोचिंग आप, क्योंकि आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो जमाना चला गया जब मार्केट में सिर्फ एक कोचिंग अवेलेबल थी कि 2 लाख रुपए दो, पूरा सिलेबस मिलेगा और कोई कोचिंग प्रोडक्ट ही नहीं था। आजकल हर चीज का आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में अपनी नीड बेसिस पे आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कि सर ये नया मेंटरशिप का प्रोडक्ट आया है, ये क्या है, कि जिसमें हमें एक भैया दीदी से बात करवाई जाती है हर 15-20 दिन में, और वो हमारी बात सुनते हैं और हमारा टाइम टेबल बनाते हैं, आंसर इवेलुएट करते हैं। देखिए, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 10 दिन में, 15 दिन में किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और उनके पास ऑलरेडी 200 बच्चे अलॉटेड हैं, 250 बच्चे अलॉटेड हैं, तो वो एक बिजनेस प्रोडक्ट है। आप मुझसे पूछिए, अगर मेरे पास 20 बच्चे हों, तो पहले तो मेरे को
2-3 महीने लग जाएंगे समझने में कि कौन स्टूडेंट किस में वीक है, कि अच्छा हाँ ये वाला स्टूडेंट था, ये ज्योग्राफी में वीक था, ये तो हिस्ट्री में वीक था, इसका बैकग्राउंड पीएसआईआर का था, शायद इसने बीए पॉल साइंस करा हुआ था, तो शायद इसको मेरे से ज्यादा हेल्प इकोनॉमी में चाहिए थी। जब तक मैं एक बच्चे के दिमाग के अंदर देख नहीं पाऊंगा, मैं उसको मेंटर कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटिंग कोच होते हैं, उन्हें पता होता है कि इसकी बैटिंग में वीक है, कि ऐसे बैट नहीं चला पा रहा, तो मेरे को उस पर काम करना है। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर एक मेंटर को 200, 250, 300 बच्चे दिए जा रहे हैं, तो वो कभी ये समझ ही नहीं सकता कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। हाँ, मन को संतुष्टि देने के लिए अच्छा है कि भैया से बात हो गई आज, बहुत अच्छे भैया हैं, प्यार से बात करी, सब समझा दिया, टाइम टेबल भी बना दिया। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि वही टाइम टेबल बाकी 250 को भी दिया जा रहा है। वन साइज फिट ऑल अप्रोच। और एक मेंटर जो है सिंपली वो सारे सब्जेक्ट के आंसर कैसे चेक कर सकते हैं, कि अगर मैं पॉलिटी का एक्सपर्ट हूं तो मैं पॉलिटी के आईआर के और गवर्नेंस के आंसर्स ही चेक कर पाऊंगा। मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको वो इनपुट दे ही नहीं पाऊंगा जो मैं शायद आपको पॉलिटी आईआर और गवर्नेंस में दे पाऊं। मैं आपको साइंस एंड टेक के आंसर्स में वो इनपुट दे ही नहीं पाऊंगा। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट कैसे हो सकता हूं? तो ये चीज आपको खुद सोचनी है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। कमिंग टू टेस्ट सीरीज, कि सर टेस्ट सीरीज का सही टाइम क्या होता है? देखिए, यहां पे भी एक मोटिवेशन का चूरन चटाया जाता है कि डे वन से टेस्ट सीरीज करो, क्वेश्चंस लगाओगे तभी निकलेगा। जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता, टेस्ट सीरीज का कोई पॉइंट बनता नहीं है। एक बार जब आपने सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में अपना सिलेबस पूरा कर लिया, जैसा कि हमने मंथली टारगेट बनाया है, उसके बाद आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम सिलेबस पूरा करेंगे, जीएस ऑप्शनल और सीसैट। उसके बाद जब सिलेबस पूरा हो गया, फिर हम अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। एस्पिरेंट क्या करता है, आज पढ़ाई शुरू कर रहा है, अगले हफ्ते से लगातार कंसिस्टेंट हो गया एक हफ्ता, उसके दिमाग में आने लगेगा कि मैं अब तो एक्सपर्ट हो गया हूं, मैं सेक्शनल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूं। सेक्शनल टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं ज्योग्राफी के टेस्ट, आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, मिसमैच हो गया, पैसे बर्बाद, टेस्ट निकले जा रहे हैं, आप दे नहीं रहे, क्या पॉइंट है? या फिर अब स्टूडेंट कहेगा कि सर मैं ना सेक्शनल टेस्ट सीरीज के टाइम टेबल के हिसाब से चलूंगा। पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने टेस्ट सीरीज 2 महीने में खत्म करनी है पूरी, लेकिन आपका सिलेबस चलेगा 6-7 महीने, तो आप कैसे मैच करोगे स्पीड? उनके कंटेंट राइटर ने ऑलरेडी क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो आप डे वन पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही नहीं सकते, पहले हफ्ते में, पहले महीने में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे? तो बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आपको बेनिफिट उठाना है टेस्ट सीरीज का, तो जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद आप अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जितने टेस्ट देने उतने टेस्ट दीजिए। लेकिन फरवरी मिड के बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, मेंस की टेस्ट सीरीज आप देंगे प्रीलिम्स के बाद। यानी कि जब आपका प्रीलिम्स निकल गया 24 मई के बाद, और अब आप तैयारी कर रहे हो 21 अगस्त की, इस पॉइंट पे जाके आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। अभी आपने आज तैयारी शुरू करी है, आपको अता पता नहीं है सिलेबस में क्या होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी एनवायरमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, अखबार आज तक उठा के नहीं देखा, पीवाई क्यू आज तक उठा के नहीं देखा। एस्पिरेंट क्या करता है, तैयारी के साथ सबसे पहले जाएगा, सर मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आंसर राइटिंग डे वन से करनी है। अरे उसमें लिखोगे क्या? तुम्हारे को सिलेबस नहीं पता, करंट अफेयर्स नहीं पता, लिंकेज नहीं पता, नोट्स नहीं बना रखे, एनालिटिकल स्किल अभी डेवलप नहीं हुए, तो मेंस की टेस्ट सीरीज लिख के करोगे क्या जब तक पता ही नहीं होगा लिखना क्या है? अगेन पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। उससे एक फ्रस्ट्रेशन का लूप आता है कि टेस्ट सीरीज तो मैंने ज्वाइन करी थी, कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। तो आइडियल टाइम होता है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, और मेंस का आफ्टर प्रीलिम्स। तो टेस्ट सीरीज के लिए ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर कई एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर दिल्ली आना है, क्या करें, फोमो हो रहा है, दिल्ली में बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं, माहौल है, एनवायरमेंट है। कभी आके देखो राजेंद्र नगर की गलियों में, एक हफ्ता रह के देखो, आपको समझ आएगा क्या माहौल है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स खराब हैं, सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। हर टाइप के स्टूडेंट्स हर जगह आपको मिलेंगे, ब्राइट स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो खुद काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। दूसरे के भरोसे तैयारी करने अगर आप आ रहे हो दिल्ली, तो ये तो अपने आप में ही आपका एक फेलियर हो गया, कि आप अपने आप में सक्षम ही नहीं हो, आपको दूसरे के सहारे और मोटिवेशन की जरूरत है अपनी तैयारी आगे बढ़ाने के लिए, विच इज नॉट द राइट थिंग। दिल्ली कभी आना है, मतलब अगर आप दिल्ली से दूर रहते हो, जॉब कर रहे हो, घर की फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, तो ये सब कभी मत करना कि जॉब छोड़ के दिल्ली आ गए, अपनी जमीन बेच के किसानी की दिल्ली आ गए, कि पापा ने जमीन बेच दी, गिरवी रख के लोन ले लिया मेरे को दिल्ली भेजने के लिए। ये सब कभी मत करना। परिवार वालों को तंग मत करना कि पैसे दो दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली में आओगे 50,000 रुपए महीने का खर्चा होगा ही होगा अपना। राजेंद्र नगर में तो 3 टाइम का टिफिन खरीद के खाओगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, फ्लैट रेंट पे लोगे, उसके बाद बिजली का बिल, ये 100 खर्चे, कोई सेंस नहीं है। जहां पे हो वहां पे पढ़ो। हर बड़े से बड़े टीचर और छोटे से छोटे टीचर के लेक्चर, पीपीटी, क्लास नोट्स आपको इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन।
अमेज़न पे मिल जाएँगे, वरना उनकी खुद की वेबसाइट्स पे मिल जाएँगे। जहाँ पे हो वहीं पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो। दिल्ली में कुछ ऐसा स्पेशल या खास नहीं मिल रहा। फिर अगला सवाल आता है प्लान बी का। देखिए, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, 2026 अगर आप पहली बार दे रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि अभी प्लान बी के बारे में मत सोचिए। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट फुल फ्लेजेड तरीके से दीजिए, पूरी शिद्दत से दीजिए, पूरी मेहनत के साथ दीजिए। अगर क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका अभी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, तो आपको प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे तो मैं ये मानता हूं हमेशा कि दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स कभी भी प्लान बी नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें कंपटीशन और भी ज्यादा है। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म 1 करोड़ लोग भरते हैं। एसएससी सीजीएल हो रहा है, उसका फॉर्म 28 लाख लोग भर रहे हैं। अभी आईबीएसीआईओ की वैकेंसी आई है, बैंक पीओ की वैकेंसी आई है, ईपीएफओ की वैकेंसी आ रही है। तो ऐसे में दूसरे एग्जाम्स आप ट्राई कर सकते हो, स्टेट पीसीएस वगैरह, यूपी पीसीएस आ रहा है, बिहार पीसीएस आ रहा है। आप ये सारे एग्जाम्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन अपने स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते रहिए कि इन केस मेरे को अगर सरकारी नौकरी की साइकिल से बाहर निकलना पड़ा, तो मैं जीवन में आगे जाके क्या करूंगा, प्रोग्रामिंग करूंगा, कोडिंग करूंगा, एमबीए करूंगा। कुछ उस तरीके से स्किल डेवलपमेंट अपने दिमाग में रखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे आंसर हुई होंगी। और 3 बैचेस मेरे अवेलेबल हैं। सीसैट का वन स्टॉप सोल्यूशन, पॉलिटी का कंप्लीट प्री और मेंस का बैच विद आंसर राइटिंग, और आईआर का प्री और मेंस का बैच विद आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में मेरे को बताएंगे कोई और प्रॉब्लम अनआंसर्ड रह गई है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा।